तो चंगुल पर भी आगे आपको अपडेट देंगे। जो मीडिया के सामने आप गड़गड़ा रहे हैं और कह रहे हैं फंसाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। भगवा आतंक का आरोप कोर्ट में खारिज हुआ तो अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कांग्रेस के नेता ने सनातनी आतंक कहकर हिंदुओं को और हिंदू धर्म के लोगों को भड़का दिया है, क्योंकि आतंक के साथ हिंदुओं का नाम जोड़कर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस आखिर क्यों हिंदू धर्म से नफरत करती है और क्यों लोगों को भड़का रही है धर्म के नाम पर। रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस ने हिंदू विरोध की राजनीति चुन ली है? क्या कांग्रेस आतंक को हिंदुओं से जोड़ने का प्रण ले चुकी है? या कांग्रेस अब विवादों के सहारे ही सत्ता में वापसी का ख्वाब बुन रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मालेगांव धमाके पर फैसला आने के बाद जिस तरह से कोर्ट ने भगवा आतंक के नैरेटिव को ध्वस्त किया और उसके बाद एक एक करके कांग्रेस नेता बिफरने लगे, उसे देखते हुए पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है। Look, please don't try and digress the issue. कांग्रेस का मुसलमान प्रेम पुराना है। तुष्टीकरण की सियासत कांग्रेस के लिए पुराना आधार है, लेकिन जिस तरह से मालेगांव धमाके पर फैसला आने के बाद कांग्रेस की तरफ से अचानक एक बार फिर हिंदू विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये लगने लगा है कि कांग्रेस का इरादा चूर चूर हो गया। मुसलमानों को रिझाने के लिए साल 2008 में कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ा था, उसके फेल होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर कट्टरता की पिच पर खुलकर सनातन विरोध में बैटिंग करने का मन बना चुकी है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें। कि भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। तुष्टीकरण की सियासत में पैर जमाने का ये कांग्रेसी पैतरा नया नहीं है। कांग्रेस इस कला में निपुण है। कांग्रेस के घाघ नेताओं की तरफ से हिंदुओं के खिलाफ दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान इसकी गवाही दे रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस उल्टा आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाती आ रही है। लेकिन धर्म पूछकर गोली मारने वाले देश में कांग्रेस के ऐसे विवादित बयानों की सच्चाई देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है। इसीलिए विवादों की ज्वाला भड़काने वाले कांग्रेस से बीजेपी अब तीखे सवाल पूछ रही है। हिंदू आतंकवाद ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। ये वो बहके हुए लोग हैं जिनका आधार भी समाप्त हो चुका है, जिनकी पहचान भी समाप्त हो चुकी है। और खुद इनके नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कुछ हमारे वहाँ लंगड़े रेस के घोड़े हैं जो बेकार हो चुके हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ कुछ ऐसे हैं जो केवल बारात में नाचने के काम आते हैं। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोगों को उन्होंने परिभाषित किया है। अब ये दोनों में से कौन कैटेगरी है मुझे पता नहीं, लेकिन ये इनकी जो सनक है वो कहते हैं कि हिंदू सनातन आतंकवाद। अरे सनातन आतंकवाद हो सकता है? राजनीतिक मुद्दों पर सियासत होना बुरा नहीं। देश में पक्ष विपक्ष के बीच विवाद और संवाद का समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन फायदे के लिए हमेशा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली कांग्रेस को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं, जिसका सबूत समय समय पर कांग्रेस देती आई। मैं आज भी कायम हूं कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं।
कांग्रेस नेता भले ही अपने दिए बयान से मुकर जाएं, वो लाख सफाई दे ले, लेकिन इतिहास बताता है कि आतंकियों का धर्म खोजने निकली कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ 4 आए, जिन्हें कांग्रेसी मौका पड़ने पर कभी भड़काते हैं तो कभी सहलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर है कि बिहार में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया और इस पहले ड्राफ्ट ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। चुनावी मौसम के बीच आई इस रिपोर्ट ने सत्ता और विपक्ष दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली से लेकर पटना तक, संसद से सड़क तक एसआईआर रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीनों दूर हो, लेकिन सियासत ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव के मद्देनजर महीने भर चली एसआईआर प्रक्रिया पूरे करने के बाद राज्य के लिए वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया है और एसआईआर रिपोर्ट के पहले ड्राफ्ट ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। दिल्ली से पटना तक, संसद से सड़क तक इस रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी है। इसमें राज्य की सभी 243 विधानसभा की 90,817 पोलिंग स्टेशन का डेटा शामिल है। वहीं ड्राफ्ट आने के बाद सत्ताधारी दल जहां रिपोर्ट को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित और वोट बैंक साधने वाला हथकंडा करार दे रही है। एसआईआर में जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ है, राजेश भाई, उन लोगों का नाम काटा गया है जिनका नाम, जिनकी मृत्यु हो गई या जो परमानेंट शिफ्ट कर गए या जिनका नाम एक जगह से ज़्यादा जगह। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आज से 1 महीने का समय है। आपको लगता है किसी का नाम गलत कर दिया है, सुधार करवा लेते। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का ही करना है, दूसरा कौन करेगा? जो लोग हल्ला कर रहे हैं, बिहार में कोई असर है क्या इस बात? सरकार क्यों हठधर्मिता पाले हुए है? करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और जनता परेशान है। चुनाव परिणाम प्रभावित करके लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की जा रही है। विपक्षी गण सांसद आज 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया इसकी डिमांड कर रहे हैं। एसआईआर वापस लेने की डिमांड की जा रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली की सियासत में भी इस रिपोर्ट की गूंज सुनाई दे रही है। संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। तो बिहार की एसआईआर रिपोर्ट सियासत का नया केंद्र बन गई है। आगे ये रिपोर्ट क्या गुल खिलाएगी, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि इसके इर्द गिर्द अब चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। राहुल गांधी जी जो धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं वो आज से नहीं कह रहे हैं, वो धमकी भरे अंदाज में आरंभ से ही कह रहे हैं। याद करिए, आप और हम तो जनता हैं। उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा है जी। उन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह दिया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सदन में खड़े होकर कहा कि एक दिन तुम्हें लाठी से मारा जाएगा। और धमकी भरे अंदाज, राहुल गांधी नॉर्मल अंदाज में कब बात करते हैं ये मुझे बताइए। एक हाथ में, एक पॉकेट में हाथ डाल करके हमेशा धमकी भरे अंदाज में ही बात करते हैं। लोकतंत्र में ये एक नेता को शोभा नहीं देता और खास करके जब आप एलओपी हैं तो सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बम जैसे फटना राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता। आप शीतल जल की तरह बहिए, बम की तरह मत फटिए। तो एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। राहुल के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, ये भी सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं,
कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीते हैं, तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है।